Welcome to Aspirants Entrepreneur. Today we'll be starting with the second part of our fundamental rights. Okay, as we have done till religious freedom of religion right till article 28. So आज हम start करेंगे right from the article number 29. Okay, article 29 और 30 है. ये इन दोनों को article 29 plus article 30 इन दोनों को इस कैटेगरी में डालते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके, इनको बोलते हैं जी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, ये दोनों आते हैं. ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 29 क्या कहता है. आर्टिकल 29 का ये जो एक तो लेमन लैंग्वेज में अगर कुछ समझना हो तो ये क्या बता रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. ओके, वैसे यहाँ पर ये तो जैसे आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे ऊपर इन्होंने माइनॉरिटीज़ लिख रखा है, लेकिन जो उसमें दे रखा है जब हम पढ़ते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें सीधा सीधा बता रखा है उन्होंने कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन. सो आर्टिकल 29 को अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन. सो इसमें क्या आता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी रूलिंग में ये भी कहा था कि सेक्शन कोई भी हो सकता है, ये माइनॉरिटी भी हो सकती है और ये मेजॉरिटी भी हो सकती है. ओके, ये आपको ख्याल रखना है. ओके, इसके बाद जो इसके वर्ड बाय वर्ड क्या है कि आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिनकी एक अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज भी हो सकती है या उनका स्क्रिप्ट हो सकती है अलग से या उनका कल्चर हो सकता है कुछ अलग. ठीक है, उनके पास अगर कुछ भी अपना डिस्टिंक्ट है तो उनके पास ये भी राइट है कि वो कंजर्व कर सकें. दे हैव द राइट टू कंजर्व. ओके, उसके बाद आपको इसमें एक और सेकंड प्रोविज़न भी मिलेगी. सेकंड प्रोविज़न में कहते हैं कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं की जाएगी एडमिशन. सेकंड वाले में ना इसमें एडमिशन की बात की गई है कि किसी भी सिटीज़न को एडमिशन नहीं डिनाई की जा सकती कोई भी इंस्टीट्यूट में जिसको स्टेट मेंटेन करती है या स्टेट एड देती है. ठीक है, या उसको मेंटेन करती है. इनमें से इसमें किसी को भी एडमिशन डिनाई नहीं की जा सकती. किन ग्राउंड्स के ऊपर? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. रिलीजन, रेस, कास्ट और यहाँ पर लैंग्वेज भी है. ठीक है, सो इन बेसिस के ऊपर आप किसी को भी एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये दो प्रोविजंस थी. जो पहली प्रोविजंस थी आपको पता है. ठीक है, पहली प्रोविजन में क्या है, सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो किसी ग्रुप की राइट है. पहली वाली क्या है, ग्रुप राइट है. और जो सेकंड वाली है, सेकंड प्रोविजन है, वो सिटीजन की राइट है, वो इंडिविजुअल राइट है. ओके, सो आपको ये याद रखना है. जो आर्टिकल 19 है ना, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की भी बात कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया, प्लस रिलीजन के साथ साथ वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की भी बात कर रहा है ना, तभी तो वो लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था. सो ये दोनों को बताया गया है. ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आर्टिकल का स्कोप जो है उसमें माइनॉरिटीज़ भी आएंगी और उसमें मेजॉरिटी भी आएगी. ठीक है, दोनों ही आएंगे. इसको बहुत छोटा क्राइटेरिया इसका नहीं रह सकते हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें जैसे अगर राइट टू प्रोटेक्ट आपने उसको कंजर्व, राइट टू कंजर्व आपने लैंग्वेज दे रखी है तो उसमें अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ कमी रह रही है स्टेट की तरफ से तो आपके पास उसके लिए एजिटेट करने का भी राइट है. ठीक है, सो ये कभी इलीगल नहीं हुआ कि आप उसके लिए या आप रीजनलिज्म प्रमोट कर रहे हैं या ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पॉलिटिकल स्पीचेज़ में या कोई भी प्रॉमिस कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी आरपीए के अंडर. ठीक है, सो आरपीए के अंडर ये आरपीए 1951 के अंडर ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है, ये पीछे से जैसे पंजाब में, जैसे जम्मू में क्या हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर में शायद पंजाबी लैंग्वेज का इशू उठा था. उन्होंने कुछ जगह पर पंजाबी लैंग्वेज को हटा दिया था. तो पंजाब में क्या किया था, पंजाब की एक रीजनल पार्टी है, उन्होंने इसके लिए कहा था कि हम लोग एजुटेशन करेंगे. सो दैट इज़ टोटली फाइन. ओके, वो कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वो कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं आर्टिकल 30 की तरफ. आर्टिकल 30 में क्या है, इसमें आपको बताना चाहिए, इसमें हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें इसका पढ़ो, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ओके, ये दोनों हैं और ये राइट किसकी है, माइनॉरिटीज़ की. ओके, इसका स्कोप माइनॉरिटीज़ तक ही है. ठीक है,
इसमें भी दोनों माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक। ओके, सो इसमें क्या होगा कि सभी की माइनॉरिटीज़ की सबसे पहले इसमें क्या प्रोविज़न कहती है, सबसे पहली प्रोविज़न कहती है कि सबके पास, सारी माइनॉरिटीज़ के पास चॉइस होगा, मतलब चॉइस कह रहा हूँ, राइट है उनके पास, ठीक है, कि वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस के, ठीक है। और इसमें एक और प्रोविज़न थी, अगर कोई भी जैसे लैंड एक्विजिशन वगैरह होती है ना, कंपलसरी एक्विजिशन होती है, तो वो इसमें इनके राइट पर हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मतलब कि जो भी कंपलसरी एक्विजिशन है उसके लिए कुछ जो कंपनसेशन पे करते हैं, वो कंपनसेशन एक तो एडुकेट भी होनी चाहिए और उतनी ज़रूर होनी चाहिए कि इनका जो राइट है माइनॉरिटीज़ का वो हम पर ना हो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। ये भी 44th अमेंडमेंट, ये 44th अमेंडमेंट में ही जब राइट टू प्रॉपर्टी को उड़ाया था ना, तो उनके लिए एक ये प्रोटेक्शन भी ऐड की गई थी। ओके, और इस तीसरी प्रोविज़न यही है इसमें कि स्टेट इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अगर कोई किसी को भी एड दे रहे हैं ना, स्टेट एड देती है सभी को, तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर धर्म को मतलब ज़्यादा एड दे रहे हो उसके इंस्टीट्यूशन को, दूसरे वाले को नहीं दे रहे हैं। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस को बराबर देंगे, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 29 था, वो सेक्शन ऑफ सिटीज़न के पास था, यानी कि मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों के पास था। और ये जो आर्टिकल 30 है ये सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को कवर कर रहा है, ठीक है जी। और आपको एक और चीज़ भी याद रखनी है, फैक्ट ही है कि माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वर्ड डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटी कहीं पे भी, ठीक है जी। उसके बाद आपको चलता हूँ लेके आगे कि आर्टिकल 30 में जो जो भी राइट्स हैं, जो उसमें जो राइट ऑफ अ माइनॉरिटी है ना, जो एजुकेशन चिल्ड्रन की है, वो अपनी लैंग्वेज में भी करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आर्टिकल 30 है माइनॉरिटी राइट्स में जो लैंग्वेज वाली राइट है वो भी इंक्लूडेड। दो मैंने आपको पहले बताया था कि माइनॉरिटी दोनों वाली हैं, बच्चों को आप लैंग्वेज अपनी मनपसंद की लैंग्वेज में पढ़ाओगे, वो भी इसी आर्टिकल में कवर की जाती है, ठीक है। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 तरह के हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो रिकॉग्निशन चाहते हैं प्लस एड भी चाहते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉग्निशन चाहते हैं। दूसरे कौन से होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि रिकॉग्निशन हो। और तीसरे वो हैं ना ही वो रिकॉग्निशन चाहते हैं और ना ही वो एड चाहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही स्टेट से अलग हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशंस जो पहले और दूसरे वाले हैं उनको ऊपर तो, इन दोनों के ऊपर तो क्योंकि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है तो रेगुलेट कर सकती है इनको स्टेट की रेगुलेशन, यानी कि क्या क्या इसमें रेगुलेट कर सकती है कि कोई क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ओके, सिलेबस क्या क्या हो सकता है, उसके एकेडमिक्स क्या क्या होंगे, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे जो जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो एकेडमिक्स है वो सारी की उसको रेगुलेट वो कर सकती है। और जो थर्ड टाइप वाले हैं, थर्ड टाइप ये इनको मैक्सिमम फ्रीडम है, लेकिन मैक्सिमम फ्रीडम तो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में, बट इनमें भी कुछ जनरल लॉज तो लगेंगे ही, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये अपने आप में तो वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं ना हो सकते। सो इसमें यही लगेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ लगेगा, लेबर लॉ वगैरह लग जाएगा, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ये सारी इसमें लगेंगी। ओके, सो आगे हम चलते हैं। इसके पहले आपको जो मालंगरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज है इसमें कुछ वो बताई गई थी, इनके प्रिंसिपल्स बताए गए थे कि इनके लिए क्या क्या फॉलो करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, कोई दो केस और पर करने पड़ेंगे। सबसे पहले है सेंट स्टीफन्स केस। सेंट स्टीफन्स केस में क्या कहा था, मैं लिख देता हूँ आपको इधर, सॉरी, सेंट स्टीफन्स केस। इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको 50% माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ना 50% रिजर्वेशन रख सकते हैं किन के लिए, अपने माइनॉरिटीज़ के लिए। ओके, और दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है TMA पाए, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्होंने कहा था, इसमें सबसे पहले उन्होंने को मतलब ज़्यादा राइट्स दिए गए थे। सो उनको कहा गया था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक सेपरेट एडमिशन प्रोसेस भी चला सकते हैं अपना, एक इनका एडमिशन प्रोसेस सेपरेट हो सकता है, लेकिन ये एडमिशन प्रोसेस फेयर होना चाहिए, ठीक है, मेरिट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है।
और अपना ही इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ीस स्ट्रक्चर तो अपना हो सकता है, लेकिन इनके पास कैपिटेशन फ़ीस नहीं ले सकेंगे। कैपिटेशन फ़ीस क्या होती है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना, मतलब जो एक रीज़नेबल फ़ीस होती है ना, रेगुलर फ़ीस होती है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके लिए इनको अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, ये दो केसेस याद रखने हैं। ठीक है, जो सेंट स्टीफंस में है उसमें रिजर्वेशन की लिमिट 50% बता रखी है। ठीक है, और जो टीएमए पाए केस है उसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिस जो एलेबोरेट गाइडलाइंस इसमें दे रखी हैं वो है मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज। मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज। ठीक है जी, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि इसको इस जो ये जो राइट है इसमें क्या क्या आता है, कि आर्टिकल जो 30 की राइट्स है इसका स्कोप कितना है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले बताया गया कि ये जो राइट है ना स्टैब्लिश करने की और एडमिनिस्टर करने की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इसमें क्या क्या आता है, इसमें इनके पास ये गवर्निंग बॉडी का फ्रीडम भी है कि गवर्निंग बॉडी जो उस इंस्टीट्यूशन की होगी उसको भी चुन सकती है माइनॉरिटीज़ खुद। उसमें जो टीचिंग स्टाफ वगैरह होगा, हेड मास्टर्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों ही, इनकी सिलेक्शन भी ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके एडमिशन भी कर सकते हैं। और इस लेकिन इसमें उनको फ़ीस का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रीज़नेबल फ़ीस होनी चाहिए, ये दोबारा से रीआइटरेट किया है इसमें मलंकारा सीरियन कॉलेज कैथोलिक कॉलेज में। ठीक है, पहले भी उसमें था टीएमएपाई में। ठीक है, और कोई भी प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई एसेट्स हैं वो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका एसेट्स वगैरह को भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ मतलब इसके राइट्स के, इस राइट के बीच में आता है। ठीक है, और इस जजमेंट में इन्होंने क्या क्या बताया गया है कि मतलब कि ये जो राइट है ना, ये इनको माइनॉरिटी को इक्वालिटी देने के लिए है मेजॉरिटी के। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनको कुछ ऑटोनमी दे रखी है तो ये ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन से हैं। ठीक है, इनका पर्पज़ ये नहीं है, इसका पर्पज़ ये ही है सिंपली कि आपको सिंपल आपको कि इनके बराबर लेके आना है, ना कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है ना कि उल्टी फिर उनके साथ जो मेजॉरिटी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ना। सो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें एक और इसमें और क्या बात की गई है, इसमें ये भी उन्होंने कहा गया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अगर आप मैल एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो वो उस पे ऊपर रेगुलेशंस भी लगाई जा सकती हैं। ठीक है, रखना है कि एक सिंपल सी इसमें आगे एक और चीज़ बताई गई है कि कुछ जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उनको अगर मान लेते हैं, जैसे वो सिर्फ स्टेट जो है ना, वो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं उनकी, उनको मानने के सिवा बाकी मतलब इन्हीं को मान के ये जब पूरी हो जाएंगी, बाकी की सारा का सारा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम है कि वो जिसको मर्जी अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे कोई लेक्चरर हो, कोई भी इनका रैशनल कोई भी प्रोसीजर, रैशनल मतलब कि कुछ उसका बेसिस हो, आर्बिट्रेरी ना हो, कोई भी रैशनल प्रोसीजर को ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बस ये बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो स्टेट ने द्वारा दी गई हैं उनको तो जरूर उनको कुछ ना कुछ इनका करना चाहिए, उनको मानना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि इसमें एक और चीज़ थी कि अगर जैसे कोई स्टेट है वो किसी इंस्टीट्यूशन को एड देती है, ठीक है, एड देती है किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो उसका करेक्टर है ना जो, वो नहीं चेंज कर देगी। बस अगर उसने हेल्प की है ना किसी इंस्टीट्यूशन की, तो बस उसके बस वो ये ख्याल रखेगी स्टेट कि ये जो पैसे इन्होंने दिए हैं ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये सही जगह पे लगे और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो। ठीक है, बस इतना सा ही वो कर सकते हैं और कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि वरना क्या होगा, जो आर्टिकल 30 है ये उसकी वायलेशन होगी। ठीक है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। ठीक है, मतलब इसका जो 30 है ना, आर्टिकल 30 है, उसकी जो बेसिक इसेंस है ना, ये नहीं ख़त्म होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट वाला आ जाता है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसके बिना किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है जी, आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं जी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसके लिए बहुत ही कुछ कहा है। ठीक है, मतलब इसका आपको बेसिक डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इनको कहा था कि ये वो वाला आर्टिकल है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा ही ज़ीरो है। ठीक है, सो इन्होंने क्या कहा था कि दिस आर्टिकल इज एन आर्टिकल विदाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल वुड बी नलिटी एंड इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ओके, सो इसी को ही सोल एंड
हार्ट कहा था उन्होंने, देखो ना बनता भी है। आप एक साइड पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रख दो, ठीक है, सारी की सारी फंडामेंटल राइट, डीपीएस भी, ये वो चीज़ें सारी की सारी, और एक साइड पे इसी आर्टिकल को रख दो। अगर ये ही हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा ना, क्योंकि ये अगर 30 कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसकी इन सारे के पार्ट की इन्फोर्समेंट तो आर्टिकल 32 के तहत ही होगी, ठीक है। तो अगर यही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर बाकी पूरे का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो फिर हॉलो हो जाएगा सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसका यही होगा कि मेयर डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होता कि ये फंडामेंटल राइट्स में दे रखी हैं जब तक उनके एनफोर्समेंट नहीं हो। सो ये इसका मेन मुद्दा है जी, एनफोर्समेंट। इसको बस याद रखना है जी कि इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 दे रखा है। ओके, अब ये आगे चलते हैं। ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर भी डिक्लेयर कर दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, ठीक है जी। दैट मीन्स इसको किसी भी हालत में ये पार्लियामेंट जो है वो लेके नहीं जा सकती, ठीक है। अभी इसमें भी 4 प्रोविजंस आती हैं जी, इसमें 4 प्रोविजंस हैं। ओके, सबसे पहले क्या कहती है कि सबसे पहले हमें सभी के पास अगर उसके किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, ही कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, और जो सुप्रीम, उसके आगे क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जी, वो करेगा सारी के सारी रिट्स या कोई डायरेक्शन या कोई ऑर्डर इशू कर देगा इसको करने के लिए, कि इसको लागू करने के लिए, उसके इन्फोर्समेंट के लिए वो क्या इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा। रिट्स कौन सी होंगी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये हैं सारी, आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी पार्लियामेंट, आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है, या कि वो रेट्स इशू करे या कोई डायरेक्शंस दे या कोर्ट्स वगैरह और भी कोई मतलब कर सकती है। किसी और दूसरे कोर्ट को भी ये कह सकती है कि आप मतलब ये वाली पावर उनको कॉन्फर कर सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा इन्होंने किया नहीं है किसी और कोर्ट को, नॉट एनी कोर्ट, ठीक है। अभी तक ये किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बात रखना है कि इसमें पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को दे तो सकती है, ठीक है, और पार्लियामेंट ने भी इन्हें दिया नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 में सेपरेटली रिट ज्यूरिसडिक्शन दे रखी है, ठीक है। आर्टिकल 2 रिट ज्यूरिसडिक्शन किसको दे रखी है, हाई कोर्ट को। ये दोनों पैरेलल हैं, 32 एंड 226 आर्टिकल। ओके, दिस इज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज फॉर हाई कोर्ट। ओके, आपको आगे चलते हैं, और आगे चौथी प्रोविजन है जो लास्ट में बचती है, वो कौन सी है कि जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सस्पेंड भी नहीं होगी एक्सेप्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया है कि इसको सस्पेंड प्रेसिडेंट कर सकते हैं जब भी क्या लगेगी, नेशनल इमरजेंसी। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव बिकम्स ऑल पावरफुल। कौन सा एग्जीक्यूटिव, जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव में कौन है जी, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं जी, इसके इन्फोर्समेंट को कैंसिल कर सकते हैं कि ये राइट एनफोर्समेंट नहीं होगी। अगर ये ही नहीं होगी तो फिर बाकी मोस्टली फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, सो ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट को ही ज़्यादा पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ही एक डिफेंडर है और ये ही क्या है जी, गारंटर है इसका जी, फंडामेंटल राइट्स का। ओके जी, और इसमें ही ओरिजिनल, और इसमें 2 वर्ड यूज किए सुप्रीम कोर्ट में, एक तो है जी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसकी, ठीक है। इस मतलब इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या कहते हैं, एक तो ओरिजिनल है और एक इसकी वाइड है। ओरिजिनल का मीनिंग क्या है जी, ओरिजिनल का मतलब है कि जो अग्रीव्ड सिटीजन है वो सीधा का सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, ठीक है। और वाइड क्यों है कि इसमें नॉट ओनली मतलब एक तरह के रेट ही नहीं है, इसमें रेट्स भी आती हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं, डायरेक्शंस भी आती हैं, ये सारा कुछ इसी में ही कवर होता है। सो इसकी ज्यूरिसडिक्शन वाइड भी है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो वाइड भी हैं और वो ओरिजिनल भी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट, इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ किसी भी की फंडामेंटल राइट्स, जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल भी है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ओरिजिनल यस, एक्सक्लूसिव नो। क्यों, अभी मैंने आपको बताया है कि इसके साथ आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है। सो ठीक है,
ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर वायलेट होते हैं, कि अग्रीव पार्टी है उसके पास दो चॉइसेस है। मान लो आज मैं ए हूँ, मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, इधर आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और इधर देन आई और आल्सो आई कैन गो टू हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। सो मेरे पास ये दो चॉइसेस हैं। ठीक है, ओके। और ये तो बिल्कुल इसके ऊपर कोई बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर अगर आपके पास 226 की चॉइस है तो यू शुड फर्स्ट गो टू हाई कोर्ट, क्योंकि इसका चलो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी वगैरह आगे बढ़ी है, तो उसके कारण उन्होंने बोल दिया कि चलो अगर आपके पास डायरेक्टली हर छोटा मोटा केस भी अगर लेके आप यहाँ पर जाओगे तो और भी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। सो आपके पास अगर चॉइस है तो उन्होंने कहा है कि आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए सबसे पहले। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पार्लियामेंट है जो उसके अंडर, आगे चलते हैं हम रिट्स में। ठीक है जी, रिट आपको दोनों को मैंने पहले बता दिया है कि रिट का कॉन्सेप्ट क्या है जी। अगर आपके पास कोई राइट वायलेट हुई है तो आपको कहाँ पे जाना है जी, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट आगे पे रिट्स इशू कर देगा। ठीक है, ताकि उसको कोई भी रिट की जो टाइप्स होंगी ना उस पे ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस पर्पज़ के लिए है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है, मैंने आपको पहले भी ये प्रोविज़न बताया था कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है। किसकी पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को, किसी और कोर्ट को भी वो एम्पावर कर सकती है कि आप जी रिट्स इशू करो। ठीक है, लेकिन उसने अभी किया नहीं है। ठीक है, अभी किसके पास पावर है जी? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली। 1950 के पहले तो सिर्फ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के पास थी, लेकिन उसके बाद ये इसकी रिट जुरिस्डिक्शन को सभी हाई कोर्ट्स के पास कर दी। ठीक है, इसको याद रखिए कि बिफोर 1950 ना ये लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, आर्टिकल 226 भी लागू हो गया, देन सभी ऑल हाई कोर्ट्स के पास ये पावर चली गई कि अभी वो कर सकते हैं रिट्स को इशू। ठीक है, रिट्स के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया था, ये कहाँ से बोरोड है? इंग्लिश लॉ से बोरोड है, और वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं जी? प्रेरोगेटिव रिट्स। ओके, क्या बोलते हैं इनको जी? प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। ओके जी, इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें ना दोनों की ज्यूरिसडिक्शन में कुछ फ़र्क है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। जो सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है जी? इधर आप लिखो सुप्रीम कोर्ट, इधर लिखो हाई कोर्ट। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है जी? रिट्स किस केस में इशू कर सकता है? ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट है जी वो क्या कर सकता है? वो किसी भी पर्पस में कर सकता है। वो रिट्स इशू कहाँ पे कर सकता है? फंडामेंटल राइट पे भी कर सकता है, और कोई भी ऑर्डिनरी लीगल राइट भी है ना उस केस में भी कर सकता है। तो आपको यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि इसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो नैरो है जी, और इसकी रिट्स ज्यूरिसडिक्शन जो है बहुत वाइड है। ठीक है, इसको इसमें आपको ज़रा भी ये नहीं करना है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन भी ज़्यादा है। सो ये वाले पॉइंट पे आपको धोखा नहीं खाना है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आपको देखनी है जी। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट की तो पूरे ऑल ओवर इंडिया ही होगी, जितने भी टेरिटरी इंडिया की आती है। ठीक है, जितने भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है जी, ये पूरे पे इसकी ज्यूरिसडिक्शन है, और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन उतनी है जितने की उसकी स्टेट के एम्बिट में आती है। ठीक है, उसकी जिनके भी स्टेट्स का है उसी के एम्बिट में आएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है ये इसकी वाइड है और इसकी नैरो है। ठीक है, ऊपर वाले से अभी रिवर्स हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है जी? जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन को मना नहीं कर सकता। आपको मैंने पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तो पहले ही अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो उसके पास डिस्क्रिशनरी है, और हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल 226 है ना, ये इसको क्या बनाता है जी? डिस्क्रिशनरी राइट। ठीक है, अगर हमारी मर्जी, अगर इसका दिल करेगा हाई कोर्ट का तो ठीक है, अगर सुनवाई करनी है तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। सो इट्स नॉट कंपल्सरी ऑन दैट। ओके, आर्टिकल 226 में ये हाई मतलब डज ऑन हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इशू करते हैं। ओके, और लेकिन ये क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे राइट्स को भी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, उसके ऊपर ये डिस्क्रिशनरी है। तभी हम इसको, कभी आपने सुना है कि हाई कोर्ट को बोला हो कि ये डिफेंडर और ग्रांटर है? नहीं,
हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये 3 पॉइंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो इनको आपको यही याद रखना है। इसके ये 3 आपको ज्यूरिस्डिक्शन, इससे कई बार स्टेटमेंट्स बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ वाइडर ज्यूरिस्डिक्शन और ये वो, रिट ज्यूरिस्डिक्शन किसकी वाइड है, टेरिटोरियल किसकी है, से नैरो है या वाइड है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं 1 बाय 1 इनकी क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स के ऊपर। सो सबसे पहले हमने देखा है जी, क्या है, कौन सी है जी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ये भी एक लेटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, सो ये क्या करता है, कोर्ट इशू करता है किसी भी पर्सन को जिसने दूसरे किसी पर्सन को डिटेन करके रखा होगा। मान लो ए है और यहाँ पर है जी सुप्रीम कोर्ट और ए ने किसी बंदे को बी को पकड़ के रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा जी, ये इसको इशू करेगा कि इस बंदे को लेकर तो आओ बी वाले को, तो बी को ये पेश करेंगे विद इन 24 आवर्स, ओके, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ओके, सो इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं क्या जी, हेबियस कॉर्पस। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी बंदे को 24 आवर से ज़्यादा रखना, उसकी डिटेंशन क्या है जी, इलीगल होती है, ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये पूरा इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी को भी आप ऐसे यार बंदी थोड़ी बना के रख सकते हो। सो इसका मेन पर्पस क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। इट्स ए बुलवॉक ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। आपको पता है कोई आपको किडनैप भी कर सकता था, ये उसके अगेंस्ट भी होगा। सो सिंपली ये पब्लिक प्लस प्राइवेट पर्सन्स दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ये किसी को भी इशू हो सकती है, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअली हो। लेकिन इसके कहाँ पे कुछ केसेस हैं, 4-5 केसेस हैं जहाँ पर ये इशू नहीं होती है। जैसे सबसे पहला केस है जहाँ पर ये नहीं, नॉट इशूड, ठीक है। आप लिखो यहाँ पर नॉट इशूड, कहाँ पर नहीं इशू होगी। उसमें सबसे पहला क्या आएगा कि जैसे किसी की डिटेंशन ही लॉफुल हो, ठीक है, कि उसको मतलब बनती सज़ा मिली हो, ठीक है। उसके बाद या फिर उसने कंटेम्प्ट किया हो किसका, लेजिस्लेचर का या कोर्ट का। कंटेम्प्ट वाले केसेस में भी सज़ा जो है वो टफ ही होती है उसकी, मतलब कंटेम्प्ट में दोनों ही आ जाएंगे, लेजिस्लेचर का भी और कोर्ट का भी, ठीक है। और उसके बाद जो डिटेंशन है वो कोर्ट ने दी हो, या फिर डिटेंशन जो है ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट से बाहर ही हो, ठीक है। दोनों केसेस में ही है। अगर तो डिटेंशन कोर्ट ने दे दी है ना, तो तब भी आएगा। तो यहाँ फिर वो डिटेंशन जो है वो इसके एम्बिट से ही बाहर हो, कोर्ट के एम्बिट से ही बाहर हो, ठीक है, तब भी उसको क्या है, इनके खिलाफ वो इशू नहीं कर सकते। सो ये 4 केसेस को याद रखना कि अगर तो डिटेंशन लॉफुल हो तब भी हेबियस कॉर्पस ने इशू होगी, कंटेम्प्ट के केसेस में नहीं होगी। अगर डिटेंशन कोर्ट ने दी हो तब भी रिटन इशू होगी, और ना ही जब वो डिटेंशन कोर्ट के एम्बिट के ही बाहर हो, कि मतलब कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो, तब भी ये इशू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे कौन सी आती है जी, मैंडेमस। कौन सी है जी, मैंडेमस का सिंपल मीनिंग होता है जी वी कमांड। ओके, ये सारे मतलब लिटरल उसके लैटिन शब्द हैं, सो उनमें से ये लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है कि ये कमांड इशू करी जाती है कोर्ट को एक पब्लिक ऑफिस में। एक साइड पे यहाँ पर कौन होता है जी, कोर्ट होता है। कोर्ट किसको कमांड इशू करता है, किसी भी पब्लिक ऑफिस को, ओके, ताकि वो अपना काम कर सकें। या फिर किसी पब्लिक ऑफिस को, कोई भी कॉरपोरेशन को, इन्फीरियर कोर्ट को, कोई ट्रिब्यूनल है, या फिर चाहे वो गवर्नमेंट ही है, अगर वो बंदा अपना, क्योंकि ये काम अगर नहीं करेगा, ये अपना अगर काम नहीं करता है, तो इसको बोला जाता है जी भाई अपना काम कीजिए, ठीक है। सो जो रेट ऑफ मंडेमस है ना, इसको भी कुछ केसेस में नहीं इशू किया जा सकता, ठीक है। ये आपको ना ये एक्सेप्शंस कुछ याद रखनी है, कई बार डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इतना डीप कभी आया नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो कई बार चलो आपको पता होना चाहिए। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं मिलती है, ओके। जो हमने ऊपर पढ़ी थी हेबियस कॉर्पस, वो हर केस में है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के केसेस में नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसके पीछे कोई लॉ नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये इशू नहीं होगी, क्योंकि ये मतलब उसी के लिए होगी ना जो जिसकी लीगल है कोई चीज़, ठीक है, किसी के ऊपर पूरा कानून बना हुआ है, सो ये उसके लिए होगी। सो ये उसके लिए मतलब मैंडेमस जो है वो किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं इशू होगी, ठीक है।
और अगर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन स्पेशली वो जिसके लिए कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो उसके लिए भी ये इशू नहीं होगी। उसके बाद जब कोई काम ही डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी ना हो, डिस्क्रिशनरी में तो किसी को काम ही धक्के से थोड़ी करवाओगे, सो डिस्क्रिशनरी वाले काम वाले में भी ये इशू नहीं होगी। उसके बाद किसी का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही है, ठीक है, तो उसमें भी उसको भी अनफोर्स करवाने के लिए नहीं इशू होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ना ही ये प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स दोनों के अगेंस्ट नहीं होगी। हम प्रेसिडेंट जी को थोड़ी बोलेंगे कि जी अपना काम कीजिए, ना ही स्टेट गवर्नर को बोलेंगे, ठीक है, उन दोनों को नहीं बोल सकते हैं। और ना ही जी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो जुडिशल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो जुडिशियल कैपेसिटी में अपना काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी ये नहीं इशू होगी, ठीक है। सो ये 5-6 केसेस हैं ये, ठीक है, इनको याद रखना है। सबसे पहला पढ़ा था जैसे हमने कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होगी, ना ही किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई बॉडी के अगेंस्ट नहीं होगी, ना ही कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को अनफोर्स करवाने के लिए, ना ही अगर कोई काम डिस्क्रिशनरी हो या मैंडेटरी नहीं है उसके लिए भी नहीं होगी, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को अनफोर्स करने के लिए, ना ही प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर, और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि अपने जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी ये नहीं होगी, ठीक है जी। प्रोहिबिशन में अभी थर्ड वाली जो रिट आती है इसको बोलते हैं जी क्या, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सिंपली मीनिंग टू फॉरबिड, किसी को रोकना। कौन रोकता है? सबसे इसकी तो इस रिट की एक खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या फिर ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ को ही इशू होगी, ठीक है। जो प्रोहिबिशन है किसी को रोकना है वो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को ही रोकेगा, ठीक है, और किसी भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वगैरह को या कोई लेजिस्लेटिव बॉडी इनको किसी को नहीं रोकेगा, ठीक है। सो इसका क्या होगा, मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है जी, ये है जी हाई कोर्ट है जी, ठीक है जी, इनको इशू कर देगा, ठीक है। अगर हाई कोर्ट है तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो ये इनको इशू कर देगा, ठीक है। क्यों करेगा? मान लो ये इनका कोई केस है, ये इनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का कोई केस कर रहे हैं, इनकी ज्यूरिसडिक्शन इतनी है ही नहीं जितना बड़ा ये केस उठा के बैठे हैं दूसरी स्टेट का, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या बोलेगा सुप्रीम कोर्ट के, नहीं जी आप रुको, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, आप अपनी पावर के ज़्यादा एक अपने जितनी आपकी पावर नहीं है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो। सो ये उसके लिए होती है, ठीक है, ताकि कोई पावर यूसर्प ना करे, ठीक है, पावर की यूसर्पेशन ना हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है, आपको पहले बता दिया, ओनली अगेंस्ट दी जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़, ना कि ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो या कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो या कोई प्राइवेट हो, कोई भी इनके अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट ये इशू नहीं होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी, सर्शरी, ठीक है। सर्शरी कहाँ से वर्ड आया है? ये आया जी सर्टिफिकेट से। सो इसका मीनिंग क्या है? टू बी सर्टिफाइड, ठीक है जी। ये भी पहले तो मान इसको क्या करते हैं, अगर कोई हायर कोर्ट है ये किसको करेगा, किसी लोअर कोर्ट को कर सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ किसी के कोई ट्रिब्यूनल है उसको कर सकता है, ठीक है। और ये क्यों करेगा? किसी मान लो इनका भी सेम वही पर्पस सेम यही है कि वो भी अगर अपनी या तो वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं और या फिर कम कर रहे हैं, यानी कि वो अपना अगर काम कम भी कर रहे हैं तब भी ये इशू होगी, अगर वो अपने मतलब पावर से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी होगी। सो और प्लस एक और चीज़ है कि अगर वो कोई ऑर्डर ही गलत देते हैं जिसमें एरर ऑफ लॉ हो तब भी इसको इशू किया जा सकता है। सो ये इसमें क्या होता है कि अगर इनसे ये चीज़ों में से कुछ भी होगी तो ये जाके कहेंगे कि ये जो हायर कोर्ट वाला है ये इससे केस ले लेंगे या इनके ऑर्डर्स को ही स्क्वैश कर देंगे, ओके। सो ये है। सो इसमें और प्रोहिबिशन और सर्चरी में क्या फ़र्क है? प्रोहिबिशन वाली थी जो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी, वो रोकती थी, ठीक है, और ये जो सर्चरी है ये रोकती भी है और साथ में इसका सल्यूशन भी देती है, इसका हल भी निकालती है, ठीक है। इसका जी क्या करती है ये, मतलब हल कैसे निकालेगी, अपने पास केस ले आएगी, ठीक है। सो ये दोनों प्रिवेंटिव भी है और ये क्यूरेटिव भी है, ठीक है। दो वर्ड जो होते हैं प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव, ये दोनों काम करती हैं, ठीक है। ये भी पहले क्या हुआ था, पहले ये इसको भी बोला जाता है क्योंकि इसको ना माना जाता है प्रोहिबिशन को और सर्चरी को प्रोहिबिशन के पैरेलल माना जाता है, तो पहले ये भी अगेंस्ट जुडिशियल बॉडीज ही होती थी, ठीक है। लेकिन 1991 में ना
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी, सर्चरी जो है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं। ओके। सो इसके मतलब जो भी इसके पावर्स, जिस भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी है जो इंडिविजुअल्स की राइट्स को वायलेट करती है, तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट ये वाली रिट जो है इशू हो सकती है। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन किस किस को, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के पास, तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट ना बहुत से काम, मतलब कोई भी नहीं रिट इशू होती सिवाय हेबियस कॉर्पस वगैरह की। ठीक है। वो भी नहीं शायद होती है ना। क्योंकि हाँ, उसमें भी यही है ना, क्योंकि जो और हेबियस कॉर्पस भी थी, उसमें भी अगर कंटेम्प्ट वगैरह हो उसके लेजिस्लेचर का, तो उसके अगेंस्ट भी नहीं होती है। ठीक है। उसमें ये था। ठीक है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, इनके अगेंस्ट तो ये सर्चरी भी नहीं होगा। ठीक है। और ना ही ये प्राइवेट के अगेंस्ट भी, ना हेबियस कॉर्पस प्राइवेट के अगेंस्ट भी इशू हो जाती थी। ठीक है। ये प्राइवेट के अगेंस्ट भी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। इसको आप याद रखिए। ये 2-3 पॉइंट्स हैं इसके याद रखने के लिए। और लास्ट में हम चलते हैं जी, क्यो वारंटो। ठीक है जी। क्यो वारंटो का मीनिंग क्या होता है जी, कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। ये इसका मतलब यही है कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हो। ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि आप किसी क्लेम को, किसी पर्सन के क्लेम को आपको ना वो करना होता है, उसकी लीगैलिटी को देखना होता है कि जो बंदा बैठा है वही उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल करता है। उस क्लेम की लीगैलिटी को देखने के लिए क्यों वारंटो को इशू किया जाता है। ठीक है। इससे भी क्या होता है कि जो कोई बंदा पब्लिक ऑफिस में इलीगली ना बैठा हो। ठीक है। ये कौन कौन से ऑफिस के लिए होती हैं, ये जो परमानेंट नेचर के हों। ठीक है। और जो एक स्टैचूटरी ऑफिस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। ठीक है। और जो सब्सटैंटिव हो, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस के लिए ही ये इशू की जा सकती है। ठीक है। उनके लिए ही ये इशू की जा सकती है। ये इनके इनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती है। अगर कोई भी मिनिस्टीरियल ऑफिस है या कोई प्राइवेट ऑफिस है, उनके लिए ये नहीं है, उनके अगेंस्ट ये नहीं इशू की जाती है। ठीक है। ओके। और इसकी ये सबसे खासियत बात यही है कि इसको जो क्यो वारंटो है ना, कोई भी बंदा, एनी इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड मैन, कोई भी बंदा जो है इसको कर सकता है। आपके इस थर्ड पार्टी को जो भी है, मतलब एक थर्ड पर्सन कोई भी है, उसको अगर लगता है कि इस पब्लिक ऑफिस के लिए ये बंदा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहा है, सो ही कैन डायरेक्टली गो टू कोर्ट और ये रिट इशू करवा सकता है। एनी थर्ड पर्सन, एनी इंटरेस्टेड पर्सन करवा सकता है। दिस यू हैव टू टेक केयर। ओके। सो उसके बाद वी कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, और नॉट नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बताया गया है। आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस की है ना, उसके, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर होती है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 33, अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और एब्रोगेट भी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स। किस किस की, आर्म्ड फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, या कोई भी ऐसी एजेंसी जो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। सो उनकी फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट भी कर सकते हैं या फिर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। कौन कर सकती है, पार्लियामेंट। ठीक है। यही बताया गया है इसमें आर्टिकल नंबर 33 में। ठीक है जी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही है कि वो अपनी ड्यूटी वगैरह को अच्छे से करें, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन हो। ठीक है। सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, डिसिप्लिन ही होता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए होता है। ठीक है। और ये आपको पता ही है, पार्लियामेंट के पास ही होगी स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें कुछ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं इसके कानून को बना सकता है ना, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। उसके बाद यही है कि कोई भी ऐसा लॉ है उसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कि ये क्योंकि ये तो स्टेट ने बनाया है कि स्टेट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए। सो आप कोई भी ऐसा लॉ है, इसको पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर आप बोलोगे कि ये लॉ को चैलेंज कर दोगे जाके कोर्ट में, सो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन, सच लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। ना ही इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने फिर क्या कौन कौन से कुछ एक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि जो आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, बीएसएफ एक्ट है, पुलिस फोर्सेस के जो भी एक्ट्स हैं वो सारे इसी आर्टिकल 33 के अधीन बने हैं, ताकि उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करा जा सके। ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है जो इन्होंने लिखा है ना, कि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सो इसमें बोथ कॉम्बैटेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, और साथ साथ इसमें जो ये इनके नॉन कॉम्बैटेंट्स होते हैं, जैसे कि इनके बाबर्स होते हैं, या फिर इनके कारपेंटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, चौकीदार्स हैं, ये सारे के सारे ही
कवर होंगे, ठीक है। ये भी, इनके भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू सी कि जो पार्लियामेंट्री लॉ अंडर आर्टिकल 33 के अंडर अगर कोई लॉ बनता है, मतलब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, वो उस लॉ मतलब जो आर्टिकल 33 के तहत कोई भी लॉ बना के पार्लियामेंट जो है वो जो कोर्ट मार्शल होता है ना, उसका जो कोर्ट मार्शल है उसको रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर भी निकाल सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कोर्ट मार्शल है जो, ठीक है, इसके ऊपर आर्टिकल 33 के अंडर लॉ इनेक्ट किया पार्लियामेंट ने कि जी हम कोर्ट मार्शल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन रिट्स जो है इशू नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, किसके तहत, अंडर आर्टिकल 33 के तहत इसको पॉसिबल है, ठीक है, कि उसको उनके रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर भी निकाला जा सकता है कोर्ट मार्शल को, ठीक है। मतलब कि ये कोई भी कोर्ट मार्शल के तहत उनके फंडामेंटल राइट्स जा सकती हैं, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 34 के ऊपर। आर्टिकल 34 एक्सप्लिसिटली तो नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इम्प्लिसिटली वो मार्शल लॉ की बात करता है, ठीक है। मतलब ये अप्लाइड ही है, ठीक है, ये ऐसे बताता नहीं है, ओके। इसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं, जब मार्शल लॉ लगा होगा कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, ठीक है, ये बताया गया है इस आर्टिकल 34 में। इसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडेमनीफाई कर सकते हो, या कुछ भी उसने कोई काम किया है तो उसके लिए उसको इंडेमनिटी मिल जाएगी सॉरी, ठीक है, ताकि, क्योंकि उसका मेन कारण, मान लीजिए कोई सोल्जर है, ठीक है, कोई सोल्जर है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सो उसमें फोर्स यूज़ तो होगी। सो जब फोर्स यूज़ करेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है जी, इसमें उनको खुली छुट्टी दे देते हैं। खुली छुट्टी देने का मतलब है कि जो आपका मन करता है कीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। सो उसमें अगर कोई भी केस वगैरह होता है या कुछ भी होता है, वो सारी की सारी मतलब लाइबिलिटी होती है, वो उनके लिए उसको इंडेमनीफाई कर देता है, यानी उसको उसके लिए माफ़ कर दिया जाता है, उसके लिए उसको कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गया कैसे मतलब कि फुल पावर्स दी जाती हैं एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट जो है, अगर किसी को मान लीजिए सज़ा भी हो जाती है तो पार्लियामेंट जो है वो वैलिडेट कर भी सकती है। किसी की सज़ा अगर कोई कैंसिल हो गई है, या किसी को हो गई है, या किसी का कोई फॉरफीचर का ऑर्डर है, यानी कैंसिलेशन का ऑर्डर है, या कोई भी काम किया है, सो दैट कैन बी कैंसल्ड, और सॉरी दैट कैन बी वैलिडेटेड बाय द पार्लियामेंट, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी इंडेमनिटी है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये, क्योंकि इसमें रीज़न क्या था कि सिक्योरिटी का रीज़न था ना। सो अगर सिक्योरिटी मेंटेन करते करते कोई इधर उधर कोई बात होती भी है, कोई केस भी होता है, तो उसको किसी के फंडामेंटल राइट छीनने भी जाते हैं तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका बोरो कहाँ से किया गया है मार्शल लॉ को वही इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए ना, इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। और मार्शल लॉ को आपको पहले भी बताया है, कहीं पे भी इसको एक्सप्लिसिटली ये नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सप्लिसिटली इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है जी। और आपको बताते हैं कि इसका सिंपल मीनिंग क्या है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जितनी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, उसकी जगह पे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है जी, मिलिट्री करेगी। कैसे करेगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करेगी, ठीक है जी। और ये सारा के सारा इसमें एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और साथ में ही जो इसके जो जितने ऑर्डनरी कोर्ट्स होते हैं ना, ऑर्डनरी कोर्ट्स और ऑर्डनरी लॉस, ये सारा कुछ ये ना ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर वो अपने हिसाब से करते हैं सारा कुछ, ठीक है। और इसमें और बात करते हैं कि यही है कि इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसे प्रोविज़न तो दे नहीं रखी है, और ये भी इम्प्लिसिटी है, ठीक है। आर्टिकल 34 जो है ना, अंडर जिसके अंदर मार्शल लॉ को डिक्लेयर करते हैं, ये इसमें ये मतलब इम्प्लिसिट है, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न वगैरह ऐसे नहीं दे रखी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ना जजमेंट दी थी इसके रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मान लीजिए आर्टिकल 34 को 34 के तहत मार्शल लॉ लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जो हेबियस कॉर्पस की जो हमारी रेट होती है कि वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सो ऐसा नहीं है, ये आपके पास रहेगी, तभी तो वो कर पाएंगे एक अपने फंडामेंटल राइट को, कुछ ना कुछ तो एक आधा राइट रहेगा उनके पास, तो सभी, क्योंकि ऐसे तो फिर ऑल पावरफुल हो जाएगी मिलिट्री। सो एक टूल उन्होंने रखा हुआ कि हेबियस कॉर्पस जो है वो नहीं सस्पेंड होगी, ठीक है, ये मतलब लागू रहेगी। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये सिमिलर है हमारी नेशनल इमरजेंसी की तरह, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है, आपको एक
चार्ट दिया होगा, इस बुक में भी दे रखा है, आप भी इधर ना चार्ट देखना मार्शल लॉ का और नेशनल इमरजेंसी का। इसमें आप देखोगे कि मार्शल लॉ आपको पता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही इम्पैक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी तो सारा का सारा सिस्टम ही चेंज कर देती है। इसमें फंडामेंटल राइट्स भी चेंज होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस भी चेंज होंगे, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये सारे के सारे पे सेंटर पावरफुल हो जाता है और स्टेट की पावर जो है वो कम हो जाती है। और इसके साथ तो आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट का टेन्योर भी, जैसे 77 में किया गया, पार्लियामेंट का टेन्योर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, आपको ये पता लग गया। उसके बाद देखिए ये इसका सेकंड पॉइंट देखो कि ये गवर्नमेंट को सस्पेंड भी कर देते हैं ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सिविल गवर्नमेंट ये जो सारी सस्पेंड कर देते हैं, तो ये गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर देते हैं, प्लस ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स को भी सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी में तो ना गवर्नमेंट भी चलती है और ये कोर्ट्स भी चलेंगे, क्योंकि ये तो सारा कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम ही रहती है, वही बंदे रहते हैं, वही काम करते हैं। ठीक है, बस वो चेंज होता है कि मतलब सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये तभी ब्रेक डाउन तभी लगेगा जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन ख़राब होगी, वहाँ पर ये लग जाएगा। उसको मेन एम इसका यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है। और ये 3 ग्राउंड्स पे हैं, जो ग्राउंड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि ये इसका फोर्थ पॉइंट है कि ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही लगाया जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया में लगाया जाता है। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये किसी भी एरिया में भी लगाई जा सकती है, प्लस ये पूरे के पूरे इंडिया में भी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये इस भी मर्ज़ी है अभी। ठीक है, पूरी कंट्री में भी लगाई जा सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो मार्शल लॉ है इसकी कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, मैंने आपको बताया था ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब यही है कि ये सामने लिखा हुआ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा मिला के आपको मार्शल लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये तो पूरी स्पेसिफिक है नेशनल इमरजेंसी पे, पूरा आर्टिकल है 352, पूरी डिटेल्ड प्रोविजंस है। सो ये पूरा का पूरा एक्सप्लिसिट प्रोविजन है इसका। चलते हैं इसके आर्टिकल नंबर 35 पर। 35 आर्टिकल क्या कहता है जी? आर्टिकल 35 क्या कहता है कि जैसे कुछ आर्टिकल्स थे जिसमें लॉ की ज़रूरत थी, तो उन लॉज को पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने बोला है कि ये लॉज कुछ प्रोविजंस दे रखी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही एम्पावर किया गया है वो लॉज बनाने के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर्स को वो ही मना किया गया है उसमें। ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेचर उन पर नहीं बनाएंगे लॉज, सिर्फ और सिर्फ क्या कौन बनाएगा जी? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 35 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। ओके, और इसका कारण वही यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि पनिशमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें वो एक यूनिफॉर्म हो पूरे इंडिया में। ठीक है, इसमें क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे आर्टिकल हमने 16 पढ़ा था। ठीक है, उसमें एक पढ़े थे प्रोविज़न जिसमें कि वो रेजिडेंस की जो कंडीशन देनी पड़ती थी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वो ये कंडीशन रेजिडेंस की कौन दे सकता है? पार्लियामेंट ही दे सकती है। ठीक है, मतलब कि जो भी रेजिडेंस की एक एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, वो कौन दे सकता है, कौन लॉ बना सकता है उसके ऊपर? हमें पार्लियामेंट ही बना सकती है। उसी तरीके में आर्टिकल 32 जैसे था, 32 में क्या था कि उसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है दूसरे कोर्ट्स को भी। रिट जुरिस्डिक्शन इसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है ना, बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी बोल सकती, ये जुरिस्डिक्शन दे सकती है। ठीक है, कोई मतलब कोर्ट उसकी रिट्स की, ऑर्डर्स की, डायरेक्शंस की, ये उसकी किसी और को भी दे सकती है। ठीक है, ये भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है। ठीक है, इसको लेकिन अभी तक दिया नहीं है। सो फिर भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है। और आगे हम चलते हैं 33 में। 33 में क्या था कि वही, अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स, कोई मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, है ना, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये किसी स्टेट के तो होते नहीं हैं, होते तो ये भी मतलब सभी के ही है ना, पूरे इंडिया के एज ए होल ही होंगे ना, पुलिस फोर्सेस स्टेट की होती हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस सभी की होती हैं, पुलिस फोर्सेस तो चलो अपनी अपनी स्टेट की होती है ना, लेकिन फिर भी इनके जो भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एब्रोगेशन या रिस्ट्रिक्शन होगी वो कौन लगाएगा? पार्लियामेंट ही लगाएगी। ओके, उसके बाद आपको 34 आर्टिकल है जो उसका, जिसमें मार्शल लॉ है। ठीक है, मार्शल लॉ का भी डिसीजन जो भी लेंगे, कब लगाना है और कैसे, किसको इंडेमनीफाई करना है ना, इस पे ऊपर भी सारे के सारा डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट ही लेगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं
और क्या क्या कर सकता है, ये तो मतलब हमारे पहले हो गए पार्लियामेंट के लिए। और भी है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी, जैसे किसी एक्ट में बता दिया था, जैसे मैंने आपको कराया था कि अनटचेबिलिटी है, ठीक है, और या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला था, आर्टिकल 23 था, इसके लिए आर्टिकल 17 था। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाएगी ताकि इनकी पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब किया जा सके, ठीक है। इसके लिए भी कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगी कि कितनी कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है। इसके लिए भी पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको बस ये एक बात याद रखना है कि जो आर्टिकल 35 है ना, पार्लियामेंट के ऊपर, जैसे जो 35 आर्टिकल है ना, ये जैसे पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, उसी तरीके से कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर इनके ऊपर ना बनाए, ठीक है। चाहे वो मैटर स्टेट के भी हों तब भी पार्लियामेंट ही बनाएगी। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है अभी, ठीक है जी। इसके लिए हम चलते हैं जी राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी था सबसे पहले, पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ कहाँ पर था? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था, और आर्टिकल 31 में भी था, ठीक है। क्या जो 19(1)(f था, ये कहता था कि हर एक सिटीजन के पास है, वो लैंड को अक्वायर भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, बेच भी सकता है ना। और जो 31 था ना, 31 आर्टिकल था, वो एम्पावर हर एक पर्सन को, चाहे जो भी हो, हर एक पर्सन को, ना कि अकेला सिटीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि किसी की सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, उसकी डेप्रीवेशन नहीं होगी उसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है। ही कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, डिप्रीवेशन नहीं होगी उसकी प्रॉपर्टी की। उसके बाद स्टेट के पास पावर भी है, वो मतलब जैसे लैंड एक्विजिशन है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई हाईवेज का प्रोजेक्ट है, किसी भी काम के लिए स्टेट जो है जी वो एम्पावर्ड है, वो लैंड एक्वायर कर सकती है। लेकिन दो कंडीशंस भी थी, क्या क्या थी उसके लिए? उसका जो पब्लिक वो पर्पज़ है वो पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पर्पज़ होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए कि उसके लिए एडिक्वेट कंपनसेशन भी हो, ठीक है जी। जो कंपनसेशन है वो भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये था ओरिजिनल स्टेटस, ये दोनों चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट थी ना, ये मतलब इसके साथ में ना ये केस इतने बढ़ चले ना, तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट थी ना, ये हर बार आमो सामने हो, एक दूसरे के ओपोजिट हो गए। ओके, ये कुछ भी उस देते, ये अमेंडमेंट करके चेंज कर देते थे गवर्नमेंट। ओके, सो ऐसे ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करने के लिए। जैसे सबसे पहले तो फर्स्ट वाली होगी थी जिसमें 9 शेड्यूल वगैरह ऐड किया था। फर्स्ट थी, फोर्थ, सेवन्थ, 25th, 39 और 42nd तक गई, इतने अमेंडमेंट्स की गई। इसी इन अमेंडमेंट्स के कारण ना जो आर्टिकल 31A, B और C थे, इनको ऐड किया गया, है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन हैं इसमें, 31A, 31B, 31C, इन्हीं को ऐड भी किया गया, इनमें मॉडिफिकेशंस भी की गई ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो जो भी जजमेंट्स थी उनको नलीफाई किया जा सके, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और गवर्नमेंट को लेके आने थे रिफॉर्म्स, ठीक है। सो उनके जब वो रिफॉर्म लेके आते थे तो किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट्स जो थे वो वायलेट हो रहे थे, वो कोर्ट में जाता था, और कोर्ट क्या कहता था कि जी नहीं जी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उसको टर्न अराउंड करने के लिए हमेशा के हमेशा गवर्नमेंट को सहारा लेना पड़ा इसका, अमेंडमेंट्स का। ओके, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम पे पता पंगा पड़ता था कॉम्पनसेशन का। कॉम्पनसेशन के क्वेश्चन पे बहुत गेम चलता था, ठीक है। यहाँ पर ही आ जाके सारा के सारा पंगा पड़ जाता था। सो इसलिए क्या किया कि 44th अमेंडमेंट फिर फाइनली हुई। 44th अमेंडमेंट ने क्या किया जी, राइट टू प्रॉपर्टी को ही अबॉलिश कर दिया, ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश ही कर दिया, और 19(1)(f को भी रिपील कर दिया, आर्टिकल 31 को भी उड़ा दिया, ठीक है। और उसको क्या कर दिया, अभी क्या था पहले 19(1)(f, ठीक, और क्या था 31, ठीक है, इन दोनों को रिपील कर दिया, 300A को ऐड कर दिया, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट ऐड कर दिया, ठीक है जी। और अभी क्या है 300A में इसको ऐड कर दिया जी अंडर द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, कभी भी किसी पर्सन से डिप्राइव, मतलब उसको 300 भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है ना, तो मतलब किसी की से प्रॉपर्टी ऐसे नहीं ली जाएगी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर कि लॉ की अथॉरिटी होगी ना तभी
हम प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। ठीक है, दस ये क्या है, अभी लीगल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट अभी नहीं है, और ना ही ये, अगर फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट नहीं है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये लीगल राइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा यही है कि अगर देखो अभी इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती है, कभी भी इसको कर्टेल कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, सिंपली बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी कोई भी लॉ बना देगी पार्लियामेंट, और इसको ऑल्टर कर देगी, इसको रेगुलेट कर देगी। उसके बाद और क्या करेगी, इसमें जैसे ये प्रोटेक्ट करती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, लेकिन ये लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्शन अभी भी नहीं कर रही ना, क्योंकि लॉ बना दिया जब, तो फिर तो अक्वायर कर सकते हैं। हाँ जी, अगर एग्जीक्यूटिव है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी ये लीगल राइट तो है, प्रोटेक्ट तो कर रही है। ठीक है, उसके बाद कोई वायलेशन होती है, पहले क्या था कि 32 आर्टिकल के अंदर सीधा जाते थे, अब क्या है जी, अब डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब वो हाई कोर्ट वगैरह चल जाएंगे, है ना, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत उसको ऑर्डनरी ऑर्डनरी राइट का रेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, उसके बाद अभी मेजर क्या हुआ कि अभी कोई गारंटेड कंपनसेशन नहीं है, नो गारंटेड कॉम्पनसेशन, सो गवर्नमेंट इज़ फ्री इन दिस केस के वो क्या फिक्स कर सकती है। ठीक है, जब उसको कर दिया तो वो गारंटेड राइट टू कंपनसेशन वो ख़त्म हो गया। ठीक है, सो वो कर सकते हैं आराम से। अभी क्या है कि चाहे अभी ये तो होगी इसकी इम्प्लीकेशंस चार। ओके, लेकिन अभी जैसे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 3 तो अंडर पार्ट 3 तो अबॉलिश कर दी गई हैं, पार्ट 3 में फिर भी दो प्रोविज़न है जहाँ पर हमें कंपनसेशन की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे दो प्रोविजंस है, 44th और 17th अमेंडमेंट ने ना, वैसे तो इसकी इम्प्लीकेशन यही है कि अभी कंपनसेशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आर्टिकल जैसे 31 को रिपील कर दिया, लेकिन फिर भी दो प्रोविजंस हैं जहां पर इसको कंपनसेशन देना ज़रूरी है स्टेट को। कौन कौन से हैं जी? एक तो 44th अमेंडमेंट में उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 30 में जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके उनको कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो 17th अमेंडमेंट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग अंडर आर्टिकल 31A जो भी लैंड बंदे के पर्सनल कल्टीवेशन में है, पर्सनल कल्टीवेशन में है ना, और वो जो लैंड है वो सीलिंग लिमिट के अंदर अंदर है, उसको भी कंपनसेशन देना ज़रूरी है। सो ये दो केसेस में ही कंपनसेशन देना ज़रूरी है, बाकियों में नहीं है। ठीक है जी, और आपको ये भी पता होना चाहिए आगे कि आर्टिकल ये 31A 31B 31C इसमें क्या है, ये क्या है, ये एक तरह के एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस टू क्या है ये? एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि अगर इनमें वो वाले केसेस दिए गए हैं जहाँ पर फंडामेंटल राइट को आप वो कर सकते हैं, वो क्या बोलें उसको, कि आप उसको बाईपास कर सकते हैं, उनकी अगर कॉन्ट्रावेंशन भी हो रही है तो अब भी ये वॉइड नहीं डिक्लेयर होंगे। सो आर्टिकल 31A क्या कहता है? 31A के अकॉर्डिंग 31A कहता है कि पांच कैटेगरीज ऑफ लॉज जो हैं, पांच कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं जिनको आप अवॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स कि अगर ये पांच कैटेगरी के हैं, ये जी आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 के अगेंस्ट भी हो ना, तो इसको पांच कैटेगरी को वॉइड जो है ये हम नहीं डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब ये पांच कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ठीक है जी, पांच कैटेगरीज, अब तो पांच कैटेगरीज ये हैं, जैसे हमारे अगर कोई एस्टेट्स की एक्विजिशन करती है, स्टेट्स में वही है जो जैसे मुआफ़ी इनामी लैंड दे रखी है, कोई मुआफ़ी वाली लैंड है, कोई जनमानी वाली लैंड्स हैं जो तमिलनाडु वगैरह में थी, वो वाली लैंड को बोलते थे एस्टेट। ठीक है, सो ये इनके अगर अगर इनके एक्विजिशन करती है स्टेट, तो उसको हम ये नहीं करेंगे कि ये वो स्टेट नहीं कर सकती क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो इसको नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर जो किसी की मैनेजमेंट ले लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसकी भी अगर मैनेजमेंट ले लेते हैं, स्टेट ले लेती है, तो कोई इसमें वो नहीं है, वॉइड नहीं होगा। ठीक है, फंडामेंटल ये भी आप इंडिविजुअल से ले सकते हैं। उसके बाद जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनकी अमेलगमेशन हो जाती है। ठीक है, उस केसेस में भी आप नहीं कर सकते। और उसके बाद आ जाती है कि अगर किसी मतलब कोई डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं इसके कॉरपोरेशंस के ही जो डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, है ना, उनके राइट्स की अगर मॉडिफिकेशन या उनके राइट्स को खटाना हो,
तब भी हटा सकते हैं। उसी तरीके से ही कोई माइनिंग लीजेस हैं, माइनिंग लीजिंग जो है लीज हैं, उनकी एक्सटिंग्विशमेंट या कोई मॉडिफिकेशन है तो वो भी कर सकते हैं। ये पांचों पर लॉज कोई भी होंगे, इनको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये आर्टिकल 14 और 19 को वो कर रहे हैं हमारे, उनको ये कर रहे हैं, कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, ठीक है। और ये कर की मतलब इसको इम्यूनिटी दी क्यों है? ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई है ताकि लैंड रिफॉर्म्स हो पाए, है ना। मेजर यही चैलेंज था ना, लैंड रिफॉर्म्स था और इंडस्ट्री और कमर्स की प्रमोशन थी, ठीक है। क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये हमारी नीड थी, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम वगैरह को अबॉलिश वगैरह करना था ना। सो ये चीज़ें थी, ये रोड़ा बन रही थी उसमें, ठीक है। और आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये तब तक, वैसे आपको लग रहा होगा कि जुडिशल रिव्यू से बचा रही है, इसका मतलब इसका ऐसा नहीं है कि ये जुडिशल रिव्यू से एग्जैक्टली बता रहा है। आर्टिकल 31A तब तक ही जुडिशल रिव्यू से बचा है, ठीक है, जब तक कि उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन या उसकी असेंट नहीं मिलती है। हाँ, जब प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया और जब प्रेसिडेंट ने रिजर्व ही कर लिया ना, तो तब फिर उसको जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमको ये भी बताएंगे कि जो पेमेंट ऑफ इसमें कंपनसेशन है ना, वो मार्केट वैल्यू में है जब स्टेट एक्वायर करेगी लैंड को, ठीक है। मतलब जैसे सेकंड वाले केस में था ना, कि जो लैंड आपने पर्सनल कल्टीवेशन में है और स्टैट्यूटरी लिमिट्स में है, उस वाले केस में कंपनसेशन जो होगी वो किस पे होगी? मार्केट रेट के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि ये मार्केट वैल्यू के ऊपर ही होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 31B जो बी है ना, ये रिलेटेड है कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस जिनको 9th शेड्यूल में डाला गया था, ठीक है जी। आर्टिकल 31B ये किसके लिए है? ये भी करता है कुछ जो एक्ट्स वगैरह हैं जिनको 9th शेड्यूल में डाल रखा था कि इनको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते और इनवैलिडेट नहीं कर सकते अगर ये फंडामेंटल राइट्स को किसी के वायलेट करते हैं, ठीक है। सो इसका तो जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। 31B में से 31A से भी ज़्यादा स्कोप इसका वाइड है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ 5 कैटेगरीज की बात कर रहा था, इसने तो सीधा ही बोल दिया कि जो भी 9th शेड्यूल में आएगा वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो एक पहले ना आई आर कोहेलो केस हुआ था, आई आर कोहेलो केस ने क्या कहा पे, आई आर कोहेलो केस में क्या था कि उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये इतनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, है ना। सो इन्होंने जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी थी ना, कि जो भी लॉ आ जाएगा 7th शेड्यूल में उसको हम छोड़ देंगे जी, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी। आई आर कोहेलो केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जी, 19 उसमें 2007 में हुआ था ये, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद आपको बता दूं कि ऐसे करते करते तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जुडिश इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये पार्ट ऑफ क्या है जी, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। इसका पार्ट है जी, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड इट कुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग, किसी को भी लॉ को ऐसे 9th शेड्यूल में डाल के आप इसको थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद 9th शेड्यूल उन्होंने कह दिया कि अप्रैल 24 वही जो केशवानंद भारती की डेट है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज 9th शेड्यूल में डलेंगे वो कोई भी उस सबको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है जी हमारा, जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है जी, एक पार्ट है, ठीक है जी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद ओरिजिनली 9th शेड्यूल में सिर्फ 13, अभी देखो ना इसका यूजेज देखो कैसा चल रहा था। 1951 में कितने एक्ट्स थे इसके अंदर 9th शेड्यूल में? सिर्फ 13। और अभी 2016 तक पता कितने थे? 2016 तक थे 282। देखो हर काम को गवर्नमेंट क्या कर रही थी, 9th शेड्यूल में डाल रही थी और आराम से जुडिशरी को बाईपास कर रही थी। तभी आई आर कोहेलो केस में क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, 31C की बात कर लें। 31C 31C क्या कहता है? 31C में इसको ऐड किया गया था 25वीं अमेंडमेंट के साथ, याद रखिए 25वीं अमेंडमेंट के साथ 31C को ऐड किया गया था। इसमें यही है, वह इसमें आपको क्या है कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी लॉ बन रहा है
जो कि आर्टिकल 39B या आर्टिकल 39C, ठीक है, इनको इन्फोर्स करेगा। कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ है जो इनको इन्फोर्स करेगा, वो उसको वॉइड आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, इवन इफ इवन इफ इट वायलेट्स इवन इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14 और 19। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर आर्टिकल 39B और C आएंगे, वहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ओके, सो 39B क्या कहता है, 39C क्या कहता है, ये दोनों हैं जो DPSP का पार्ट है जी, पार्ट 4 में आते हैं जी, है ना। और 39B कहता है कि आपको सोशलिस्टिक पैटर्न की तरह चलना है, मतलब ऐसे ही ऐसे था कि इसका जैसे रिसोर्सेज की जो है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही करेंगे। इसका इसका क्या कहता है, जो स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी पॉलिसी है उसकी ओनरशिप और उसका कंट्रोल जो भी है वो पूरा कम्युनिटी में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है इसमें 39B में सिंपली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए सोसाइटी में। और सी में क्या कहा गया है कि किसी की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आपको पता होगा, है ना। इसमें यही है कि और मींस ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं मतलब एक एक तरह के इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए जो भी चीज़ बनेगी ये उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें भी वही था कि जो इसमें एक और भी इसके ना ये तो प्रोविजंस दोनों सही हैं 39B वाली। ठीक है, और एक बार ना इसमें ना एक और सेकंड प्रोविजन भी थी, उसमें क्या कहा गया था कि ये सारे लॉज जो भी ये वाला लॉ बनेगा ये जुडिशियल रिव्यू से आउट है। ठीक है, लेकिन जब भी केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती ने कहा कि ये सेकंड वाली जो प्रोविजन है दिस इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग नाउ इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हर एक चीज़ को जुडिशियल रिव्यू के से होकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट थी ना, 42nd अमेंडमेंट ने तो कह दिया था कि ये तो 1973 में हो गया, है ना। बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई। 42nd अमेंडमेंट ने कह दिया जी नहीं, 39B छोड़ो, आप ना सारे के सारे DPSP की बात करो। ठीक है, कि सारे के सारे DPSP जब भी आएंगे उनके लिए कोई भी पॉलिसी बनेगी तो आर्टिकल जो भी हमारे होगी ना इसमें कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना और DPSP का, तो उसकी जगह पे उसको उड़ा देंगे आर्टिकल 14 और 19 को। ठीक है, सारे DPSP को ऊपर रख दिया है उन्होंने। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, बड़ा हिस्टोरिक केस है ये मिनर्वा मिल्स केस, इसको भी याद रखो आप, है ना। अच्छा बढ़िया केस है मिनर्वा मिल्स केस। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं जी, ये दिस इज़ रॉन्ग, आप सारे को नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ और सिर्फ 39B और 39C ही रहेगा। ठीक है जी, ये तो थे हमारे इस आर्टिकल्स जिसमें थे जिनको बोला जाता था एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ मेंस का टॉपिक है छोटा सा, क्रिटिसिज्म अगर आपसे पूछ लें फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म, सबसे पहले तो यही है कि लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा ही हैं, एक्सेसिव लिमिटेशंस हैं। फंडामेंटल राइट इंजॉय बाद में करते हैं, पहले एक लाइन बोल देते हैं कि ये इंजॉयमेंट है, फंडामेंटल राइट से आपको ये मिलेगा, लेकिन साथ में उसको क्या लिख देते हैं जी, इसमें जी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें जी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, मतलब फुल इंजॉयमेंट नहीं है ये, एक्सेसिव इसमें क्या है, लिमिटेशंस ही हैं। एक क्रिटिक्स तो ये कहते हैं कि एक हाथ से फंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है जी, एक हाथ से राइट देता है और दूसरे हाथ से छीन के भी ले लेता है। और जसपत रॉय जो एक थे, जसपत रॉय कपूर थे, उन्होंने तो ये तक कहा गया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है ना, इसका नाम ही चेंज कर दो और इसको रीनेम कर दो लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसका नाम करते हैं लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन। ठीक है, सो ये चलो उन्होंने अपने हिसाब से इसका क्रिटिसिज्म कर दिया। ओके, उसके साथ में था उसके नेक्स्ट था कि इसमें कोई भी सोशल या इकोनॉमिक राइट्स, कोई सोशल या इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है जी, कोई सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये, है ना, कि जस्ट मेनली यहाँ पर क्या दे रखा है, ओनली एंड ओनली पॉलिटिकल राइट्स ही दे रखे हैं। ठीक है जी, कोई इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो एडवांस्ड कंट्रीज़ में होते हैं वो नहीं दे रखे, जैसे कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी, राइट टू रेस्ट नहीं है, लेजर नहीं है, ऐसी जो एडवांस्ड कंट्रीज़ वगैरह में होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा।
ओके, उसके बाद आपको एक बड़ा होगा कि ये बड़ा, इसमें ना क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी वर्ड्स में ना वेग से हैं, दे रखे हैं, एम्बिगुअस हैं बिल्कुल ही। जैसे वर्ड है जी पब्लिक ऑर्डर, अब इनसे पूछे बंदा कि पब्लिक ऑर्डर क्या है, इतना वाइड टर्म में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना, माइनॉरिटीज़ कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ, कोई माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन ही नहीं है ना। सो ये वाली चीज़ें हैं ना, ये जो लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही हैं, जिससे कि कॉमन मैन को समझ नहीं आता है ना जी। सो इसको तभी इसको आइवर जेनिंग्स ने भी बोला था कि लॉयर्स पैराडाइज है ये। उसके बाद आगे जा जाता है जी, परमानेंसी नहीं है इनमें, नो परमानेंसी। नो परमानेंसी में क्या आएगा कि मतलब कि ये सेक्रोसेंक्ट नहीं है, पार्लियामेंट कभी भी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ चेंज कर सकती है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को उड़ाया गया था, है ना। लेकिन चलो अभी थोड़ा सा टफ हो गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर करके ना, उसके कारण कर्टेल करना अभी डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ये सस्पेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसी है जी, एमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड कर दिए जाती हैं, है ना जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नेशनल इमरजेंसी में सारे के सारे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 20 और 21 को जोड़ के बाकी सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है उसका, आपको हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, और ये रेमेडी बहुत कॉस्टली है, आपको पता ही है कैसे वकीलों वगैरह की फ़ीस वगैरह होती है, और जुडिशल प्रोसेस कितना लंबा हो चुका है। ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रिच लोगों के लिए है, कि रिच सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी उसी को बेनिफिट कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या आता है जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोविज़न दे रखी है, सबसे कंट्रोवर्शियल। वर्ल्ड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात नहीं की गई है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ये आर्बिट्रेरी पावर्स देता है स्टेट को, और इंडिविजुअल लिबर्टी के सबसे अगेंस्ट यही प्रोविज़न है, इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट सबसे प्रोविज़न यही है। ओके। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि आपको पता होगा कि इसमें हमारे ना कई क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि फ़िलासफ़ी ना कंसिस्टेंट नहीं है, और इसी नो कंसिस्टेंट फ़िलासफ़ी, और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट को भी कन्फ्यूजन रहती है ना, कि हमारी फ़िलासफ़ी मतलब एक लूजली सी बताई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी टफ है। ठीक है, ये हो गया इसका कुछ क्रिटिसिज्म के पार्ट। आगे हम चलते हैं जी, आगे हम चलते हैं इसमें, सॉरी, इसमें आ जाएगा हमारा सिग्निफिकेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जी, फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस सबसे पहले यही है कि ये बेड रॉक है, आपको पता होगा जी, इंडियन डेमोक्रेसी का, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। ये बहुत सारी कंडीशंस, जो भी एक नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होती हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो मोरल हो, हमारे मटेरियल की प्रोटेक्शन हो, है ना जी, मॉरल या मटेरियल प्रोटेक्शन हो, उसके लिए हर एक चीज़ ज़रूरी जो भी है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये एक इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस की रिट वगैरह है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है इसके लिए, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए। उसके बाद कोई रूल ऑफ लॉ हो, है ना, जो रूल ऑफ लॉ है एविडेंसी का, पहले ही हमारी जो फंडामेंटल राइट है इसी को वो दर्शाती है। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम हमारी सेकुलर फैब्रिक को स्ट्रेंथन करती है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, मतलब किसी की एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट को भी ये चेक करती है। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है ना। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिविजुअल की डिग्निटी है ना जी, उसकी रिस्पेक्ट है, ये बहुत, और भी क्या है, उसके लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती है ना, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, यानी कि पार्टिसिपेटिव भी है। सो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मेंस के लिए कुछ 5-10 पॉइंट्स निकाल के रख लेना, और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है खास स्पेसिफिक कुछ समझाने वाला। ठीक है। अभी लास्ट में क्या है, लास्ट में कुछ ये भी बता रखा है कि ये तो हमने पहले पढ़ रहे पार्ट 3 वाले, और कुछ राइट्स वो भी हैं, जो राइट्स हैं वो आउटसाइड हैं, जो कि हैं आउटसाइड, कहाँ पर हैं, पार्ट 3। कौन से हैं जी, सबसे पहले तो आपको यही पता होगा, कोई भी टैक्स जो है वो ऐसे नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, एक्सेप्ट लॉ के, अगर कोई लीगली कोई टैक्स है वही आपसे लिया जा सकता है, वैसे कोई आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये कहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल 265 में दे रखा है, पार्ट 12 में।
ओके। उसके बाद आपको एक और है, वही वाली आपकी 300A वाली राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये भी अभी लीगल है। और एक 301 है, 301 में क्या है, ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स फ्रीली आप पूरी थ्रू आउट द कंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद करना है ये कहाँ से लिया था हमने, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, ये 3 राइट्स हैं जो उसके थर्ड पार्ट 3 में है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है फंडामेंटल राइट में और इसमें, इनमें कि यहाँ पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो ऑर्डनरी राइट्स हैं इनमें हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द fundamental rights chapter. I think it is covered fully word by word, so hope you liked it. Thank you so much.